गुड इवनिंग बच्चों, विनर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से क्लास थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि केमिस्ट्री की कुछ दिन क्लास बाइंडअप रहेगी, तो अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है, तो केमिस्ट्री का तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इन्वायरमेंट और आपके बायोलॉजी लेक्चर की क्लास आपको रन करेगी इस चैनल पे। तो चलिए, आज आप लोग का पहला प्रैक्टिस सेट है, यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट, जिसमें कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? पत्तियों में हरे रंग की जो उपस्थिति है किसके कारण होती है, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो पत्तियों में हरे रंग सब जानते हैं। पत्तियों में जो हरे रंग होते हैं वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल। और आपको पता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरे रंग के दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो मैग्नीशियम आयन से मिलकर बना होता है। और क्लोरोफिल जो होता है ना, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक बार जानते रहिएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा सरकारी संघ समर्पित है? मतलब असरकारी संस्था कौन सी है? वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा असरकारी संस्था है, आपसे कह रहा है। WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव जीवन योजना, उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात किया जाए असरकारी संघ जो है ना, WWF है, ठीक है, ये एक प्रकार की सरकारी संस्था नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। कौन सी पुस्तक तैयार की? जैसे जो जंतु पेड़ पौधे विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनके लिए पुस्तक IUCN जारी किया। उस पुस्तक का नाम पूछ रहा है, तो उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। आप लोग जानते हैं अभी तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है। तो रेड डाटा बुक जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सारी लेखा जोखा इस रेड डाटा बुक में प्रकाशित की गई हैं। रेड डाटा बुक जो जारी करता है वो IUCN संस्था जारी करता है, वह जानते रहिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, शांत घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? शांत घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, बताइए आप लोग। जम्मू कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में? तो शांत घाटी जो है केरल राज्य में है, जानते रहिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। सबसे ज़्यादा जीवों की वैरायटी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की वैरायटी आपके शांत घाटी में होती है। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? बताइए, सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो दचिंगम आपसे पूछ रहा है। दचिंगम आप लोग को पढ़ाए हैं हमने जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दचिंगम, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं? मेधा पाटकर, किरण द्विवेदी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं है? तो सब जानते हैं चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से हुई थी, और इसके प्रमुख जो नेता हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा। हालांकि और भी लोग थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पे मुख्य रूप से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, प्रोजेक्ट टाइगर लागू कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1970 में, 1973 में। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ओके। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर में मतलब टाइगर को बचाव के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सरीसृप अंतर्गत आता है? देखिए, सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल, रेंग कर चलने वाला जीव। रेप्टाइल, रेंग कर चलने वाला जंतु। तो रेप्टाइल कौन है भाई? फर्न है, वेल है, अमीबा है, कछुआ है। तो कछुआ हो जाएगा, रेंग कर चलता है, तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है?
मैना, मोर, हंस या कोयल। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग सब जानते हैं, इसका जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग सब जानते हैं मोर होता है। क्या होता है जी? मोर। तो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश व जल। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल व सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर अगर हो जाएगा तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बारा, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर। तो ये तो कुछ नया प्रश्न लग रहा है। तो राजस्थान के किस जिले में तो पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बाड़मेर। बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यही लग रहा है कुछ आंसर होगा। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य के बीच। तो आप लोग बताइए, इसमें हमको लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हमारे सबसे फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तभी तो उसकी छाया जो है नहीं पड़ पाती चंद्रमा पे। चलिए नेक्स्ट, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? बाड़मेर को, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। बताइए सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी, तो ये कहते हैं जोधपुर को। जोधपुर को सूर्य नगरी बोला जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? मेड़ा, गुज्जर, सहरिया, बिश्नोई। तो बिश्नोई आंसर होगा बिल्कुल राइट। यहाँ पे बिश्नोई बन जाए। बिश्नोई एक समाज भी है राजस्थान में, जो पेड़ों को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम की थी इन्होंने। मगरमच्छ प्राणी जगत में किस संवर्ग में आएगा भाई? मगरमच्छ किस में आएंगे? पक्षी में, मत्स्य में, सरीसृप में, जल स्थलचर में। तो मगरमच्छ तो भाई पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, लेकिन ये रैंक का चलता है तो सरीसृप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अजैविक घटक मतलब निर्जीव की बात कर रहा है, तो अजैविक घटक में यहाँ पे वायु आ जाएगा। ठीक है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त होती है गाय, बकरी, ठीक है, गाय, बकरी, भेड़ के बालों से, ऊँट, हाथी और खरगोश के बालों से। ऊँट, भेड़ और शेर के बालों से। भेड़, ऊँट और गाय के बालों से। बताइए भाई, अच्छा प्रश्न है। किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या? भेद की थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं हो सकता। डी ऑप्शन होगा, भेड़, ऊँट, याक के बालों से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है भाई? उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं ना, पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, और ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग 60%
अकेले ही भूमिका निभाती है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी को सबसे गर्म कर रही है यही गैस। अगला है विशिष्ट समान का सिद्धांत इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट समान संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या स्वतः शोध विधि में? अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आगमन विधि। हो जाएगा क्या? आगमन विधि। क्योंकि आगमन विधि आप लोग जानते हैं ना, सरल से कठिन बातें बताना है, उसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर बातें बताना है। अगला है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण विषय के अंतर्गत अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने के तरीका होना चाहिए। आगमन का, निगमन का, रटने का, मनोरंजन एवं खेल विधि। तो भाई सीधी सी बात है, छोटी जो कक्षाएं हैं उसमें बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मनोरंजन और खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से, देखिए आप लोग जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी विधि खेल विधि है। उसके आधार पर बच्चों को पहले खेल में चीज़ें बताई जाती है, उसके बाद फिर पढ़ने पर फोकस दिया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1990, 26 सितंबर 1994, 16 अगस्त 1996, 22 जुलाई 2002। तो बताइए राष्ट्रीय बाल श्रम पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये भी। तो ये हो जाएगा 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? यूरिया, डीएपी, वर्मा कंपोस्ट, सोडियम फास्फेट। तो बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक? तो वर्मा कंपोस्ट, सी ऑप्शन, वर्मा कंपोस्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, क्लोरोफिल तथा राजधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम। बताइए पौधों जंतुओं से अलग करता है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सही बात बता देते हैं आप लोग को, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि क्लोरोफिल जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जबकि जो रासधानी है, ये रसधानी है, वैक्यूल जिसे बोलते हैं, रसधानी जंतुओं में छोटी होती है जबकि पौधों में बड़ी होती है, इसलिए यही अंतर होता है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तरु मित्र, वृक्ष मित्र, पर्यावरण श्री, पर्यावरण मित्र। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो गया वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र दिया जाता है पुरस्कार, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN संस्था है, IUCN, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं लौंग एवं केसर पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फल से, फूल से। तो भाई कि लौंग, केसर ये सब तो फूल होते हैं, फूल से प्राप्त होते हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आप लोग को पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग को बताया था मैंने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक दे सकता है? तो पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दे सकता है, तो बाज, कबूतर, तोता, ये तो होगा नहीं। चील, बाज, गिद्ध, यही होगा आंसर, और कुछ होंगे नहीं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे घुमा सकता है? पीछे ज़्यादा घुमा सकता है, तो गिद्ध, बाज
गिद्धबाज होंगे नहीं। उल्लू होगा, उल्लू सबसे ज़्यादा लगभग 270 डिग्री अपना सिर घुमा सकता है, कहीं कहीं 360 भी दिखता है। ठीक है, 270 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, प्याज आलू और अदरक है, तो वो अदरक आलू प्याज ये सब तो तना है, क्या है, तना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक कोश के सूक्ष्म जीव हैं अर्थात सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एक कोशिका से मिलकर कौन बना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तनों में, मूल शीर्ष में, परागकोश में, परागकणों में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस कर रहा है, मियोसिस। अच्छा प्रश्न आज ईवीएस का हम लोग लिए हैं। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है भाई, कहाँ भी होता है बताइए, पढ़े होंगे आप लोग ना। आज का प्रश्न बहुत अच्छा है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है परागकोश में, एंथर में। आप लोग जैसे जैसे फूल होता है, फूल वहाँ पे एंथर जो होता है मेल पार्ट, उसी में परागकोश में ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर का भार कम होना, अधिक तेज चाल होना, शरीर को अच्छी तरह से आधार मिलना, मस्तिष्क की आज्ञानुसार हाथों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना। बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है, चलना, तो मस्तिष्क का यहाँ पे ज़्यादा विकास हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जमीन के सबसे निकटतम वायुमंडल परत का नाम बताइए। तो जमीन के सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, आप लोग पढ़े भी होंगे, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं क्षोभ मंडल, तो यही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। फिर सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, और क्षोभ मंडल में अगर आप ऊपर की तरफ 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है भाई, जानते हैं। नाइट्रोजन 78%, बाकी 21% ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट अगला है, वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक बादल होते हैं? तो बादल तो सबसे निचले वाले में ही होंगे, ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत पूरी तरह बादल व जलवाष्प में मुक्त होती है? बादल व जलवाष्प से मुक्त होती पूछा है। मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फीयर। बताइए भाई, अच्छा प्रश्न है। मुक्त होती है एकदम, मतलब नहीं पाई जाती, इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर, एकदम मुक्त होती है, थर्मोस्फीयर। चलिए, थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं ना, जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट के पौधे होते हैं, अर्थात जितने भी दाल वाली फसलें हैं, उनकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है, अर्थात फलीदार पौधे की जड़ों में। फलीदार मतलब क्या? दलहनी वाली फसलों में। चलिए, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगला है, और ये लास्ट प्रश्न है आप लोग का, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए, ये लास्ट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि प्रकाश का फैलाव, लाल रंग का क्या होता है, प्रकाश का फैलाव यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, सी ऑप्शन। तो चलिए, ये टोटल आपके ईवीएस के 40 प्रश्न हमने कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब आप लोग का ईवीएस की प्रैक्टिस मिलेगी और आप लेक्चरर, बायोलॉजी लेक्चरर 2 क्लास आप लोग को चलेगा। ईवीएस की 2-3 चैप्टर आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न कराएंगे, उसके बाद फिर जीके जीएस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3-3 चैप्टर सभी सब्जेक्ट के हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बीच में हम आप लोग को जीके जीएस का भी और कुछ ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग को इतिहास, भूगोल का भी हम लोग चीज़ें, इतिहास का भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न कराएंगे आप लोग को। तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। सभी को धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, जानते रहिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था जिसकी वजह से आप लोग को प्रैक्टिस 2-3 दिन नहीं मिल पाई, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके जी, धन्यवाद सभी को।